नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य है आपसे यह चर्चा करना कि एलपी स्पेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसे लर्नर्स जो केवल लीबेग इंटीग्रल जानते हैं और लीबेग के सेंस में इंटीग्रेबल फंक्शंस कैसे होते हैं इसको जानते हैं, वे भी जनरल मेजर स्पेस में एलपी स्पेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको समझ सकेंगे। और इसलिए इस यात्रा में जो भी मैथमेटिकल डिफिनीशंस हमें आवश्यक होंगे उन सबको हम बताएंगे और फिर आप समझ पाएंगे कि एलपी स्पेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एलपी स्पेस हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, एक फंक्शन स्पेस है जो अपने आप में एक बैनक स्पेस होता है। तो आइए चलिए इस यात्रा को शुरू करें और देखें एलपी स्पेस की यात्रा कैसी लगती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिग्मा अलजेब्रा को। सो व्हाट इज सिग्मा अलजेब्रा? सिग्मा अलजेब्रा, ये सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक सेट एक्स है, तो एक्स के सबसेट्स का एक कलेक्शन सिग्मा, पहले ये क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, और इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ होंगी। पहली प्रॉपर्टी होगी जी एम्प्टी सेट और एक्स दोनों ही इसमें मौजूद होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि अगर कोई सेट ए इस सिग्मा में है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी इस सिग्मा में होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये जो कलेक्शन सिग्मा है ये क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू काउंटेबल यूनियन। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि एन एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सेट्स है, सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स कहें, तो यूनियन ए एन मेंबर होगा सिग्मा का। और अगर डिमॉर्गन्स लॉ लगा दें तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट और यूनियन दोनों ही मेंबर हैं, तो उस केस में जो काउंटेबल इंटरसेक्शन होगा वो भी मेंबर होगा इस सिग्मा का। ऑफ कोर्स ये जो यूनियन है चूंकि सीक्वेंस हमने लिया है तो काउंटेबल है, आई फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। तो ये हमारा होता है सिग्मा अलजेब्रा। अब इस सिग्मा अलजेब्रा के साथ हम अगर एक पेयर बनाएं एक्स सिग्मा, तो इस एक्स सिग्मा को हम कहते हैं मेजरेबल स्पेस। मेजरेबल स्पेस। अब ये मेजरेबल स्पेस बनाने के बाद अब एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा को, एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा आर कॉल्ड मेजरेबल सेट्स। और मेजरेबल सबसेट्स ऑफ एक्स, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फाई और एक्स अगर लें और इसका कलेक्शन लें तो ये हमेशा ही एक सिग्मा अलजेब्रा होगा। इसी प्रकार यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर आप अगर सिग्मा अलजेब्रा बनाएं तो वो सिग्मा अलजेब्रा आप इस प्रकार भी हो सकता है। एक फाई ले लीजिए और दूसरे और साथ में जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं 1, 3, 5 इनको ले लीजिए। जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं 2, 4, 6 इनको ले लीजिए और फिर पूरे n को ले लीजिए। तो देन सिग्मा एक
सिग्मा अलजबरा हो जाएगा n के ऊपर, और n सिग्मा एक मेजरेबल स्पेस हो जाएगा। ये हम लोग समझते हैं। अब जब मेजरेबल स्पेस समझ लिए तो इसके बाद देखें कि मेजरेबल फंक्शन किसको कहते हैं। मेजरेबल फंक्शन, फंक्शन कोई f अगर है, जो अगर रियल वैल्यूड खासकर हम ले लेते हैं, एफ एक्स टू आर है मान लीजिए, और फिर उस केस में हम f को मेजरेबल कहते हैं, f इज मेजरेबल इफ दो कंडीशंस हैं कि डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू सिग्मा, या डोमेन ऑफ f मेजरेबल हो जाए, और दूसरा फॉर एनी रियल अल्फा the set x belonging to x such that fx greater than अल्फा ये भी मेंबर हो जाए सिग्मा का, मतलब मेजरेबल हो जाए। हम जब मेजरेबल फंक्शन पूरे विस्तार से पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि इस तरह के चार सेट्स होते हैं, जो ग्रेटर देन अल्फा कह लें, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा कर लें, लेस देन अल्फा कर दें, या लेस देन इक्वल टू अल्फा कर दें। एफ को आप किसी प्रकार से रखें, ये अगर एक सेट मेजरेबल होता है तो दूसरे सारे सेट्स मेजरेबल हो जाते हैं। ये जो डिटेल से मेजरेबल फंक्शन जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ आपको बताया जाता है, या हम केवल रेफरेंस ले रहे हैं। तो ये हमारा होता है मेजरेबल फंक्शन। अब इसके बाद मेजर क्या होता है, व्हाट इज ए मेजर? मेजर एक फंक्शन, मान लीजिए इसको म्यू से डिनोट करें, तो म्यू डिफाइंड होता है सिग्मा से आर पर, मतलब जो सिग्मा अलजबरा में सेट्स हैं उसके ऊपर म्यू लगेगा और एक रियल वैल्यूड नंबर आपको देगा, और ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड हम इसको बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। इसकी कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो नल सेट पे ये लगेगा तो हमेशा जीरो मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि यदि ई सिग्मा में है तो इसका अर्थ होगा कि म्यू ई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, नॉन नेगेटिव होगा। और तीसरा, डिसजॉइंट सेट्स अगर हैं, ई आई ई जे सिग्मा में हैं और ई आई ई जे डिसजॉइंट हैं फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, तो उस केस में जो मेजर होता है वो एडिटिव होता है, मतलब म्यू यूनियन ई आई बराबर हो जाता है सिग्मा म्यू ई आई के। ये हम बोलते हैं कि इट इज काउंटेबली एडिटिव, और इसका काउंटेबली का मतलब होता है कि हम आई फ्रॉम 1 to infinity हमारा चलेगा। काउंटेबली एडिटिव, म्यू इज काउंटेबली एडिटिव। तो ये प्रॉपर्टी होता है अगर किसी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन के साथ, तो उसको हम मेजर कहते हैं। अब जब इतनी बातें हम समझ लिए तो जो हमारा एक ट्रिपलेट बनेगा एक्स, सिग्मा और म्यू का, इस ट्रिपलेट को हम कहते हैं मेजर स्पेस। इस ट्रिपलेट को कहते हैं मेजर स्पेस। तो ये हमारा ट्रिपलेट हो गया मेजर स्पेस। अब मेजर स्पेस में यदि कोई प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ट्रू है तो उसका क्या मतलब होता है? तो मान लीजिए हम कहते हैं कि ए प्रॉपर्टी
P is true almost everywhere on X sigma mu with respect to mu. इसका मतलब होगा कि there exists a set n belonging to sigma such that the property P is true on the complement of NC and the mu measure of n is equal to 0. तो हम कहेंगे कि द प्रॉपर्टी P इज ट्रू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जैसे यदि हम लिखें कि दो फंक्शन f बराबर g ऑलमोस्ट एवरीवेयर विथ रेस्पेक्ट टू म्यू, अगर हम लिखें तो इसका मतलब होगा कि fx इक्वल टू gx almost everywhere with respect to mu for all x in x point wise, और इसका अर्थ होगा कि fx equal to gx for all x belonging to the complement of the set n with mu n equal to 0. देयर एग्जिस्ट ए सेट n, हम देयर एग्जिस्ट बोल रहे हैं, एक सेट n होगा जिसके कॉम्प्लीमेंट पर वह पूरी इक्वलिटी अटेन करेगा, लेकिन जहां अटेन नहीं करेगा उस सेट का मेजर 0 होगा। मतलब प्रॉपर्टी जहां फेल करेगी उन पॉइंट्स के सेट का मेजर 0 अगर है तो हम कहेंगे कि वह प्रॉपर्टी जो है वह ऑलमोस्ट एवरीवेयर ट्रू है। अब जो लीबेग इंटीग्रेबल फंक्शंस हम जानते हैं, इंटीग्रेबल फंक्शंस क्या होते हैं? इंटीग्रेबल फंक्शंस, अब इंटीग्रेबल फंक्शंस के सेट को हम L सिग्मा म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज द सेट ऑफ या क्लास ऑफ ऑल म्यू इंटीग्रेबल फंक्शंस, म्यू इंटीग्रेबल फंक्शंस। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि जो इसमें अगर f हम लें, f अगर l, इसको शॉर्ट में l म्यू अगर कहें, तो f अगर l म्यू में है तो इसका मतलब होता है कि f का पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट का जो इंटीग्रल है वो फाइनाइट है, फाइनाइट इंटीग्रल्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो इंटीग्रल f होता है वो इंटीग्रल ऑफ द पॉजिटिव पार्ट माइनस इंटीग्रल ऑफ द नेगेटिव पार्ट होता है। ये सब पढ़े हुए हैं जो जानते हैं लीबेग इंटीग्रल या इंटीग्रेबल फंक्शंस जो पढ़े हुए हैं। तो इसलिए इंटीग्रल f भी लेस देन इन्फिनिटी होगा। तो इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब हुआ दो चीज, फर्स्ट कि f जो है वो मेजरेबल है, f इज मेजरेबल, ये पहली प्रॉपर्टी हुआ, और दूसरी प्रॉपर्टी हुई कि उसका इंटीग्रल f जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है। तो ये हमारे इंटीग्रेबल f है। दो कंडीशंस अगर है तो f को हम इंटीग्रेबल कहते हैं। अब इस इंटीग्रेबल फंक्शंस के ऊपर हम एक स्ट्रक्चर चाहते हैं, और बेसिकली हम वो स्ट्रक्चर चाहते हैं कि वो हम एक बैनाक स्पेस हो। बैनाक स्पेस मतलब कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो यहाँ इंटीग्रेबल फंक्शंस इतना भर समझते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो आइए इसके पहले कि हम उस स्ट्रक्चर पर जाएं और छोटी छोटी बातें कुछ करें, और पहले समझें कि नॉर्म किसको कहते हैं। नॉर्म को नॉर्मली हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार के दो डंडे अगर खींच दें और बीच में हम v लिख दें तो इसको हम कहते हैं नॉर्म ऑफ v।
तो जो नॉर्म है उसको हम समझ सकते हैं एक फंक्शन के रूप में, एक वेक्टर स्पेस V है, वहां से R के ऊपर हम एक फंक्शन के रूप में समझ सकते हैं, जहां V क्या है, एक लीनियर स्पेस है, मतलब वेक्टर स्पेस। और ये नॉर्म कुछ प्रॉपर्टीज रखता है, तब हम उसको नॉर्म बोलते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर नॉर्म V हम लिखें तो नॉर्म V हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर V बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस V। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्म V अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब होगा कि जो वेक्टर इटसेल्फ है वो 0 वेक्टर है, और वाइस वर्सा, मतलब अगर वेक्टर 0 है तो उसका नॉर्म भी 0 होगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्म ऑफ अल्फा V बराबर होता है मॉडुलस ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ V के, जहां अल्फा एक स्केलर है। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी जिसको बोलते हैं, कि नॉर्म ऑफ V1 प्लस V2 ये लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ V1 प्लस नॉर्म ऑफ V2 के, जहां पर V1 और V2 हमारे वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी होती है। अगर सेकेंड ट्रू नहीं है, इफ second is not true, then it is called a semi-norm or pseudo-norm। ये नॉर्म का डिफिनीशन होता है। एग्जाम्पल आप कई सारे जानते होंगे, जैसे मान लीजिए हम आपको चाहते हैं कि दो एग्जाम्पल्स दे दें। जैसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए Rn में हम देखें, Rn में, और V को अगर V1 V2 Vn इन टपल से हम दिखाएं, तो एक नॉर्म जिसको हम नॉर्म 1 बोलते हैं, यह नॉर्म होता है मॉडुलस ऑफ V1 प्लस मॉडुलस ऑफ V2 प्लस मॉडुलस ऑफ Vn। इसको बोलते हैं हम लोग वन नॉर्म। और दूसरा नॉर्म जिसको हम P नॉर्म बोलते हैं, वो हो जाता है मॉडुलस ऑफ V1 रेज टू द पावर P प्लस मॉडुलस ऑफ V2 रेज टू द पावर P up to modulus of Vn raised to the power P and then whole raised to the power 1 upon P। ये हमारा pth नॉर्म हो जाता है। और P जो होता है, ये P जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लेस देन इंफिनिटी। और एक और नॉर्म होता है जिसको इन्फिनिटी नॉर्म कहा जाता है, और ये नॉर्म इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ V1 V2 Vn। ये Rn में तीन नॉर्म होते हैं। और भी नॉर्म हो सकते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तीन जो प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये तीन नॉर्म हैं। उसी प्रकार से जो सीक्वेंस स्पेसेस हमारे होते हैं, सीक्वेंस स्पेसेस, ये भी आपने पढ़ा होगा, हो सकता है। तो सीक्वेंस स्पेसेस में भी हमारे कई नॉर्म होते हैं, जैसे L1 नॉर्म। L1 जो है हमारा, वो है
स्पेस ऑफ रियल वैल्यू सीक्वेंसेज। तो इसमें जो नॉर्म लगेगा, मान लीजिए सीक्वेंसेस को हम xn से डिनोट करें, तो एक नॉर्म हम लिख सकते हैं xn1। ये नॉर्म हो जाता है बराबर सिग्मा मॉड xn, और ये लेस देन इंफिनिटी होता है नॉर्म x1, मतलब वन नॉर्म। इसी प्रकार से अगर p नॉर्म हम इसका लें, p नॉर्म, तो p नॉर्म बराबर होता है सिग्मा मॉडुलस xn रेज टू द पावर p होल रेज टू द पावर 1/p, और ये भी लेस देन इंफिनिटी होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इंफिनिटी है। तो ये तो हमारे सीक्वेंस स्पेसेस का नॉर्म होता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए फिर हम चर्चा करते हैं अपने स्पेस एल सिग्मा म्यू की। पहली चीज हम प्रूव करते हैं कि ये एक लीनियर स्पेस है, लीनियर स्पेस है, और ये बहुत आराम से हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि f और g L में हैं और अल्फा और बीटा स्केलर्स हैं, तो उस केस में आप बड़े आराम से जानते हैं, पहले से जानते हैं, कि जो इंटीग्रल ऑफ अल्फा एफ प्लस बीटा जी डी म्यू, ये बराबर हो जाएगा अल्फा इंटीग्रल एफ डी म्यू प्लस बीटा इंटीग्रल जी डी म्यू के। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और इसका मतलब हुआ कि अल्फा एफ प्लस बीटा जी भी इंटीग्रेबल होगा यदि एफ और जी इंटीग्रेबल है, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रल अगर फाइनाइट हो गए तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी का जो इंटीग्रल है वो भी फाइनाइट होगा, और एफ और जी अगर मेजरेबल हैं तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी भी मेजरेबल होगा। इसलिए अल्फा एफ प्लस बीटा जी भी एल का मेंबर हो जाएगा, और इसलिए एल एक लीनियर स्पेस हो जाएगा। अब इस लीनियर स्पेस के ऊपर एक हम नॉर्म डिफाइन करना चाहते हैं। Let us define norm of f mu is equal to integral of mod f d mu। अगर ऐसे डिफाइन करते हैं तो पहले देखें कि ये नॉर्म है कि नहीं है। तो ये बहुत बड़े आराम से आप देख सकते हैं। नॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज हमें देखनी पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी जो है उससे स्पष्ट है कि जो नॉर्म f होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो नॉर्म f अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब होगा कि इंटीग्रल ऑफ मॉड f डी म्यू बराबर 0 है। लेकिन इससे हम ये नहीं लिख सकते कि f बराबर 0 है। इससे हम लिख सकते हैं कि f बराबर 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हम जानते हैं इंटीग्रल के डिफिनीशन से। इंटीग्रल f अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि f 0 है। f ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होगा, 0 फंक्शन के बराबर होगा। इनफैक्ट 0 मतलब 0 फंक्शन के बराबर होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी सही नहीं हो रही है। तीसरी प्रॉपर्टी देखें। तीसरी प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ अल्फा एफ, अल्फा स्केलर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नॉर्म ऑफ अल्फा एफ म्यू, ये क्या होगा? ये इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा एफ डी म्यू होगा, और ये बराबर लिख सकते हैं हम लोग मॉड अल्फा इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ डी म्यू, और ये हो जाएगा मॉड अल्फा नॉर्म एफ। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर चौथी प्रॉपर्टी हम देखें तो नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी
ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ प्लस जी डी म्यू, ये लेस देन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ प्लस मॉड जी डी म्यू, और ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ डी म्यू प्लस इंटीग्रल ऑफ मॉड जी डी म्यू, जो बराबर है नॉर्म एफ प्लस नॉर्म जी के। और इसलिए हमें पता चला कि नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी ये लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी है। तो नॉर्म की सारी प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है एक्सेप्ट फॉर द सेकेंड, दूसरी वाली प्रूव नहीं हो रही है, और इसलिए जो हमने डिफाइन किया वह एक सेमी नॉर्म है। therefore norm u defined here is a semi norm, ये सेमी नॉर्म और स्यूडो नॉर्म, ये नॉर्म नहीं हो रहा। मतलब इंटीग्रेबल फंक्शंस का जो हमने स्पेस बनाया, जो क्लास दिया, उसके ऊपर जो हमने सिग्मा अलजेब्रा लगाया, मेजर एक रखा, मेजर स्पेस बनाया, तो हम पा रहे हैं कि जो एल हमारा क्लास है वह एक नॉर्म लीनियर स्पेस इस नॉर्म के साथ नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसको नॉर्म लीनियर स्पेस बनाया जाए। अब नॉर्म लीनियर स्पेस बनाने के लिए केवल जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका भी पालन हो जाए। इस दूसरी प्रॉपर्टी का पालन करने के लिए हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन की सहायता लेते हैं। आइए देखें कैसे हम इसको काम करते हैं, ये हमें देखना है। तो अब एक इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। सो ये हम लिख देंगे, वी विश टू मेक एल सिग्मा म्यू ए नॉर्म लीनियर स्पेस। हम ऐसा बनाना चाहते हैं, और इसके लिए एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कि फॉर एफ जी बिलोंगिंग टू एल we say that f is related to g if and only if f equal to g almost everywhere। अभी आप आराम से देख सकते हैं कि यह रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि हर इक्विवेलेंस रिलेशन एक पार्टीशन को जन्म देता है, और उस पार्टीशन को बनाने के लिए हमें इक्विवेलेंस क्लास की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एफ लिखें तो आप जानते हैं कि वो एल के ऐसे सारे फंक्शंस का सेट होगा जो एफ से इक्विवेलेंट हैं इन द सेंस ऑफ द मेजर म्यू। ये इंपॉर्टेंट बात है, म्यू मेजर के रेस्पेक्ट। एक करेक्शन कर ले, यहाँ पे हमने एल सिग्मा म्यू लिखा है, ये इनफैक्ट एल एक्स सिग्मा म्यू होगा। ये छोटा सा करेक्शन है। अब हम एक क्लास बनाते हैं L1 एक्स सिग्मा म्यू, और ये इनफैक्ट ये सारे इक्विवेलेंस क्लास इसमें होंगे जहां एफ जो होगा वो एल पे होगा, ऐसा हम रखते हैं। अब इस L1 पर हम एक नॉर्म भी लगाते हैं, और नॉर्म लगाते हैं कि नॉर्म ऑफ दिस इक्विवेलेंस क्लास एफ इज इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ डी म्यू, और नॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ही। इस नॉर्म के साथ बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि L1 हमारा एक नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। अब इस L1 में एक बात समझने की है कि जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम जो अल्फा एफ हमारा इक्विवेलेंस क्लास होगा वो अल्फा ऑफ एफ होगा,
और ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम इक्विवेलेंस क्लास f प्लस g कर रहे हैं तो ये भी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ f प्लस g है। मतलब अगर इक्विवेलेंस क्लास f को कंटेन करता है, इक्विवेलेंस क्लास g को कंटेन करता है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ f प्लस g को कंटेन करेगा, ये कहने का मतलब है। और ये जो रिलेशन है ये पॉइंट वाइज है। तो ये पॉइंट वाइज होने का मतलब हम लोग ऑलरेडी समझते हैं। 0 हमारा मेंबर है L1 का, और इसलिए L1 इज ए लीनियर स्पेस। तो ये हम देखते हैं कि L1 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर एडिशन है, 0 एलिमेंट है, और इसलिए L1 अपने आप में एक लीनियर स्पेस हो गया। अब L1 पर एक नॉर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम 1 नॉर्म बोलेंगे। तो ये नॉर्म हम डिफाइन करते हैं, नॉर्म ऑन दिस इक्विवेलेंस क्लास, और 1 लिखेंगे चूंकि 1 नॉर्म इसको बोलते हैं, एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ मॉड f d म्यू। ये हम नॉर्म डिफाइन करते हैं। तो ये नॉर्म आप पाएंगे कि एक वैलिड नॉर्म है। कैसे? बड़े आराम से आप देख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि नॉर्म ऑफ दिस इक्विवेलेंस क्लास 1 is equal to integral of mod f d mu, and this is greater than equal to 0. दूसरी प्रॉपर्टी जो वहां पर फेल की थी वो हमें देखना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा कि इंटीग्रल ऑफ मॉड f d म्यू इक्वल टू 0, और इसका मतलब होगा कि f इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और इससे हमें पता चल गया कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ f है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 के बराबर है। मतलब f जो है हमारा वो 0 एलिमेंट है L1 का, और यही हमें चाहिए था। ये कन्वर्स भी इसका सही होगा। तो इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी भी, जैसे ही हमने इक्विवेलेंस क्लास लेकर सोचा, दूसरी प्रॉपर्टी जो पहले L में सही नहीं थी वह L1 में सही हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अल्फा f1, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड अल्फा f d म्यू, और इसको आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, मॉड ऑफ अल्फा इंटीग्रल ऑफ मॉड f d म्यू, और ये हो गया मॉडुलस ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ f। चौथी प्रॉपर्टी भी बड़े आराम से हम देख सकते हैं, नॉर्म ऑफ f प्लस g, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ f प्लस g d म्यू लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड f प्लस मॉड g d म्यू, and this is equal to integral of mod f d म्यू प्लस इंटीग्रल ऑफ मॉड g d म्यू, जो बराबर है नॉर्म ऑफ f प्लस नॉर्म ऑफ g के। तो ये हमने चौथी प्रॉपर्टी भी देख ली, और इसलिए ये नॉर्म एक वैलिड नॉर्म है, और इसलिए L1 जो हमारा हुआ, L1 इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। तो L हमारा नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं हुआ था उस नॉर्म के साथ, लेकिन L1 को हमने एक नॉर्म लीनियर स्पेस बना दिया। किसकी मदद से? इक्विवेलेंस क्लासेस की मदद से। अब अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो हम हमेशा इस जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ f है इसको f से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल अगर f और g ऑलमोस्ट एवरीवेयर हों तो इंटीग्रल ऑफ f बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ g के, और इसलिए हम
अब नॉर्म जो हमने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एफ लिया विल बी डिनोटेड बाय एफ। ये हम करेंगे L1 में भी, लेकिन जब भी L1 में हम f लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि इक्विवेलेंस क्लास है वो f का, और मतलब उसमें वो सारे फंक्शंस हैं जो f इक्वल टू f के ऑलमोस्ट एवरीवेयर बराबर है। अब आइए फाइनली हम चलते हैं अपने LP स्पेस की तरफ। सो LP x सिग्मा म्यू ये क्या है? यहां पर पहली बात तो नोट करें कि 1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इंफिनिटी है, और साथ में अब इस स्पेस को सुविधा के लिए हम LP म्यू भी लिखते हैं, और ये LP म्यू सेट है सारे इक्विवेलेंस क्लासेस f का, सच दैट इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ fp d म्यू इज लेस देन इंफिनिटी। मोटे तौर पर ये जो फ्रेज आपने लिखा, ये फ्रेज, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ fp इज म्यू इंटीग्रेबल, म्यू इंटीग्रेबल। तो मोटे तौर पर ये जो म्यू इंटीग्रेबल हमारे मॉडुलस ऑफ f रेज टू द पावर p अगर हो जाए तो f LP का मेंबर होता है, और ये फिर से इक्विवेलेंस क्लासेस है। और आप जानते हैं कि ये जो इक्विवेलेंस क्लास हम लिख रहे हैं बार बार, ये इक्विवेलेंस क्लास f क्या है? ये इक्विवेलेंस क्लास सारे G का सेट है जो f के इक्विवेलेंट हैं विथ रिस्पेक्ट टू द मेजर म्यू। तो ये हमारा LP स्पेस होता है। अब जैसा ऊपर मैंने कहा कि इक्विवेलेंस क्लास की जगह हम केवल फंक्शन लिखेंगे, तो उसको यूज करते हुए यहाँ पर नॉर्म जो हम डिफाइन करेंगे, नॉर्म ऑफ fp, ये हम डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन नॉर्म ऑफ fp इज इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ f रेज टू द पावर p d म्यू एंड होल रेज टू द पावर 1 अपॉन p। ये हम इसका नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं। तो आइए पहले देखें कि LP हमारा एक लीनियर स्पेस है। तो पहले हम देखते हैं कि LP इज ए लीनियर स्पेस, मतलब वेक्टर स्पेस है। अब मान लीजिए कि F LP में है एंड अल्फा कोई स्केलर है। अगर ऐसा है तब then integral of modulus of alpha f raised to the power p d mu is equal to modulus of alpha raised to the power p integral of mod f raised to the power d mu, and so alpha f belongs to L1, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी लेस देन इन्फिनिटी है तो निश्चित रूप से लेफ्ट हैंड साइड भी लेस देन इन्फिनिटी होगा, और अल्फा f जो होगा वो हमारा L1 का मेंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसके सम को भी देख सकते हैं। लेट f g belongs to L1, then integral of mod f p d mu less than infinity and integral of mod g raised to the power p d mu less than infinity। अब देखिए, अब मॉडुलस ऑफ f प्लस g, ये हम जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f प्लस मॉडुलस ऑफ g होता है। इससे हमें पता चलता है कि मॉडुलस ऑफ f प्लस g
का पावर अगर p लगा दें वो भी लेस देन होगा मॉडुलस ऑफ f प्लस मॉडुलस ऑफ g रेज टू द पावर p के। और इसलिए ये अगर हम मॉडुलस ऑफ f ऑफ मॉडुलस g में जो बड़ा हो उसको हम दोनों जगह लिख दें, मतलब मान लीजिए मॉडुलस ऑफ f बड़ा हो तो हम मॉडुलस ऑफ f प्लस मॉडुलस ऑफ f लिख दें, या मॉडुलस ऑफ g अगर दोनों में बड़ा है तो मॉडुलस ऑफ g प्लस मॉडुलस ऑफ g लिख दें। तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस f मॉडुलस g रेज टू द पावर p, और ये बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर p सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ f मॉडुलस ऑफ g रेज टू द पावर p। और ये फर्दर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर p मॉडुलस ऑफ fp प्लस मॉडुलस ऑफ gp, क्योंकि एक क्वांट सुप्रीमम में आपको एक क्वांटिटी मिलेगी और आपने यहाँ पे दो क्वांटिटी ले ली, f मॉडुलस ऑफ fp प्लस मॉडुलस ऑफ gp। सुप्रीमम जो होगा वो हमेशा दोनों के सम से छोटा होगा, तो इसलिए ये चीज़ अपने को मिल गई। और इसलिए अगर मॉडुलस ऑफ fp डी म्यू लेस देन इन्फिनिटी है और मॉडुलस ऑफ gp डी म्यू लेस देन इन्फिनिटी है, तो उस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ f प्लस g p डी म्यू, ये भी लेस देन इन्फिनिटी होगा। इसलिए हमें पता लगा कि f प्लस g भी हमारा LP का मेंबर है। ऊपर भी शायद हमने गलत कर दिया है, ये LP होना चाहिए, LP का मेंबर है। अल्फा f भी LP का मेंबर है, तो अल्फा f भी LP का मेंबर हो गया, f प्लस g भी LP का मेंबर हो गया, और इसलिए जो LP हमारा हुआ, LP इज ए लीनियर स्पेस। तो LP हमारा एक लीनियर स्पेस हो गया। अब इस LP के ऊपर जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है, इस नॉर्म को देखें कि ये एक वैलिड नॉर्म है कि नहीं है। आइए थोड़ा उसको चेक करें। अब हम पाते हैं कि इफ f and g are measurable and f equal to g almost everywhere, then norm of fp becomes equal to norm of gp। और इसलिए जो डिफिनीशन हमने दिया है वो एक वैलिड डिफिनीशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ऑलरेडी समझते हैं कि वैलिड डिफिनीशन एक फंक्शन का कब होता है, जब x इक्वल टू वाई इम्प्लाइज कर दे fx इक्वल टू fy को। ये वैलिड डिफिनीशन हो गया। अब आइए चेक करें इसको नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नॉर्म f ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ऑब्वियस। दूसरा, नॉर्म fp बराबर 0, ये इम्प्लाई करेगा कि इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ f रेज टू द पावर p डी म्यू रेज टू द पावर 1 अपॉन p इज इक्वल टू 0, ये नॉर्म के डिफिनीशन से पता चला। और इसका मतलब होगा कि इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ f रेज टू द पावर p डी म्यू इक्वल टू 0, और इससे हमें पता चला कि f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और इससे पता चला कि f इज इक्विवेलेंट टू द जीरो फंक्शन, और ये कन्वर्स भी इसका सही है। इसलिए जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी सही है। तीसरी प्रॉपर्टी भी आप बड़े आराम से देख सकते हैं
हमें प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एफ should be equal to modulus of alpha norm of f. So norm of alpha f is integral of modulus of alpha f raised to the power p d mu full raised to the power 1 upon p, और इसको हम लिख सकते हैं modulus of alpha raised to the power p integral modulus of f raised to the power p d mu whole raised to the power 1 upon p, or this is modulus of alpha integral modulus of f raised to the power p d mu whole raised to the power 1 upon p, and this is mod alpha norm of f. तो ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी देखी। चौथी प्रॉपर्टी जो होती है वो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी आती है मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी से। मिन्कोव्स्कीज इनइक्वालिटी, इसका प्रूफ काफ़ी लंबा है तो इस वीडियो में हम नहीं कर पाएंगे, और ये कहता है कि नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी। तो इससे हमें पता चल गया कि जो नॉर्म का डिफिनीशन हमने दिया वो एक वैलिड डिफिनीशन है, और इसलिए एल पी जो हमने बनाया एल पी एक्स सिग्मा म्यू, जिसको हम एल पी म्यू भी कहते हैं, इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद एक और थ्योरम आता है जिसको हम बोलते हैं, जो थ्योरम का नाम है रीज फिशर थ्योरम। ये हम प्रूव नहीं करने जा रहे हैं, हम केवल बता रहे हैं रीज फिशर थ्योरम। और ये थ्योरम सिंपली कहता है कि जो स्पेस है एल पी इज ए कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस, मतलब एलपी के कंप्लीटनेस को बताता है। और इसलिए इन सारी चीज़ों को समराइज अगर हम करें तो हमें ये पता चल गया कि एल पी एक्स सिग्मा म्यू इज ए बानाक स्पेस। तो जो हम चाहते थे कि हमें एक फंक्शन स्पेस मिले इंटीग्रेबल फंक्शन का जो बानाक स्पेस हो, तो अल्टीमेटली हमें वो स्ट्रक्चर मिल गया, और वो स्ट्रक्चर हमारा एलपी स्पेस का स्ट्रक्चर है। तो इस वीडियो में हमने आपको कुछ आवश्यक चीज़ों को समझाते हुए या रिकॉल करते हुए और केवल एलपी स्पेस का स्ट्रक्चर बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी ये पास करिए और उनको भी दिखाइए कि एलपी स्पेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, खासकर इक्विवेलेंस क्लास की मदद से किस खूबसूरती के साथ एल जो स्पेस हमने बनाया उससे L1 पे आए और L1 से फिर हम LP पे आए। इस वीडियो में आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।